तो बेटा ठीक है, ट्वेल्थ क्लास हिंदी में एक चैप्टर काव्य खंड में मैंने कल कराया था। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराल। ठीक है बेटा, बादल राग वाला चैप्टर था, वो मैंने आपको कल समझाया था, उसका होमवर्क भी आपको दे दिया गया है। और आज एक चैप्टर और है बेटा, छोटा सा। इसके लेखक हैं श्री उमाशंकर जोशी जी, और इनके दो इसमें, एक छोटा मेरा खेत और एक है बगुलों के पंख, दो शीर्षक से है इनमें। तो इनमें जो है ये गुजराती कविता और साहित्य को जो है इन्होंने नया आयाम दिया जी, श्री उमाशंकर जोशी जी ने। इनका जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी थी। तो ठीक है बेटा, इनकी जो उमाशंकर जोशी जी हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गुजरात में ही संपन्न हुई थी बेटा। इन्होंने स्वतंत्रता से पहले का भारत देखा, यानी कि जब 1911 में ये इनका जन्म हुआ है, उस समय भारत क्या था? परतंत्र था। ठीक, इसके बाद इनकी रचनाओं में जो है परतंत्र भारत को की जो विडंबना है, जो परतंत्र भारत का जो गुलाम भारत था जब हमारा, उस समय की जो झांकी आसानी से देखी जा सकती है। इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। ठीक इसी दौरान ये कई बार जेल भी गए, और सन 1988 में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। ठीक है बेटा, और उपन्यास तथा निबंध सभी विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। ठीक है बेटा, इसमें छोटा मेरा खेत है, इसमें कवि अपने कवि कर्म के बारे में बताता है कि जिस तरह से जो है किसान अपने खेत में काम करता है, तो कवि के लिए क्या है? एक चौकोना कागज ही उसके लिए खेत है। जिस तरह से किसान के लिए अपना खेत होता है, उसमें वो अपने बीज बोता है, खाद बोता है, हर तरह से जो है उस खेत को सही करता है, उसकी जो है देखभाल करता है। उसी तरह से एक कवि के रूप में जो है कवि अपना खेत जो है एक चौकोर कागज के पन्ने को मानता है, क्योंकि उसमें जो है अपनी विचार रूपी फसल जो है कवि बोता है। किसान तो बीज बोता है, और कवि क्या करता है? लिख करके अपने विचारों को अपने कागज पे लिखता है, तो उसी कागज को जो है अपना खेत मानता है। इसीलिए जो उसने कवि ने लिखा छोटा मेरा खेत। इसमें बेटा आप बुक खोल लीजिएगा, लास्ट चैप्टर है पोएट्री का, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। कि यानी कि जो कागज का एक पन्ना है, चौकोर होता है ना, वही जो है मेरा खेत है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का कोई बीज बो गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल रस अलौकिक। यानी कि कहीं से जो है कवि के तभी कोई अंधड़ आया। अंधड़ मीन्स जैसे आंधी आती है, आंधी अपने साथ वर्षा भी ले आती है, तो वर्षा में क्या होता है? जो बीज है वो मिट्टी के अंदर से क्या होता है? उनमें अंकुर फूटने लगते हैं। तो इसी तरह से कवि के दिमाग में भी कोई विचार आया। अंधड़ आने के लिए मतलब है कि उसके किसान के खेत में तो तूफान आया, बारिश आई, उसके फसल लहलहाने लगी, लेकिन कवि के दिमाग में अचानक कोई विचार आया, और वो कल्पना के में से जो है उस विचार को अपने कागज पे उतारने लगा। तो इसी बात का जो है वर्णन इसमें कवि कर रहा है। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती। लुटते रहने से मतलब जितना किसी को हम बोलते हैं ना कि अगर विद्या को जितना ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे, उतनी हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा, कि माना अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, और आप मैथ्स लगातार पढ़ा रहे हो, तो आपको एक दिन इतनी उसमें दक्षता आ जाएगी कि आप जो है वो आपको कंठास्थ हो जाएगी मैथ्स। तो इस तरह से जो है कवि ये कह रहे हैं। फिर कवि ने जो है अपने कवि कर्म की तुलना यहाँ पे कृषि कर्म से की है। तो कवि लिखता है कि वो जो है जिस पन्ने पे वो लिखता है, वो उसे एक छोटा सा चौकोना खेत दिखाई देता है। किसान अपने खेत में फसल के लिए बीज बोता है, लेकिन कवि क्या करता है? अपने जो दिमाग रूपी कल्पना है, उसके रसायन है, उसके बीज जो है कवि उस कागज पे बोता है। अर्थात कवि के हृदय की भावना का बीज उस चौकोर पन्ने रूपी खेत में जो है बोया गया है। ठीक है भाई। फिर धरती में जो बीज बोया जाता है, जो किसान जो है धरती में जो
बीज बोता है वो खाद, हवा, पानी आदि पीकर स्वयं के अस्तित्व को गलाकर मिटा देता है। यानी कि जब बीज धरती में बोया जाता है, उस पे पानी पड़ता है, वो गलता है, अपना अस्तित्व मिटा करके क्या करता है, एक नए अंकुर को जन्म देता है। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार कवि के हृदय में जो है कल्पना रूपी रसायन को, जो कल्पनाएं हैं, वो जो कल्पना, तो ठीक है, तो किस कवि के जो मन में जो आते हैं, जो उसके मन के जो विचार हैं, उसी में जो है अंकुर फूट कर वो जो है कविता रूपी फसल जो है कवि तैयार करता है। ठीक है बेटा, तो कवि जो है हृदय में बोए हुए बीज को जो है कविता रूपी फल के रूप में जो है उसको प्राप्त होता है, जो उसकी कल्पनाएं हैं। और ये ऐसी है जो हमेशा, ऐसा कहने का मतलब है कवि का कि ये एक अक्षय पात्र के समान होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक इस प्रकार कवि कहते हैं कि कविता रूपी फल से युक्त जो कागज का चौकोर खेत है, उसकी फसल सदैव लहलाती है। अक्षय पात्र का मतलब है कि जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि साहित्य का जो रस है वो युगों युगों तक बना हुआ रहता है। ठीक, अब दूसरा चैप्टर है इसका, बगुलों के पंख। तो इसमें जो है बगुलों के पंख जो है शाम के समय, कवि ने जो है संध्या के समय की बात है, सूर्यास्त होने वाला है, उस समय के जो वातावरण का चित्रण किया है इस कविता के द्वारा, बगुलों के पंख के द्वारा, कि शाम को जो है अपने घोंसलों की ओर लौटते हुए जो है बगुलों की जो आसमान में पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक, नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, चुराए जाती हैं वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ में छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, हौले हौले जाती है मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक के रखो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में बंधी पाती बंधी बगुलों की पांखें। तो इस समय जो है कवि जो है कह रहे हैं, शाम के समय जो है घर लौटते हुए, अपने घोंसलों की ओर लौटते हुए बगुलों को जो है एक पंक्ति में आते हुए देख करके उसका मन जो है आसमान की ओर देखता है, तो उसका मन मोहित हो जाता है। उसे जो है बड़ा सुंदर वो दृश्य लगता है कि जब शाम के समय बगुले एक ही पंक्ति में जो है अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं, और कवि जो है उन्हें टकटकी लगाए हुए अपलक देखने लगता है, यानी मंत्र मुग्ध हो जाता है उन बगुलों की पंक्तियों को देखकर। ठीक, इसको निहारने के लिए जो है कवि क्या कह रहा है, बगुलों द्वारा अपनी आंखें चुराकर अपने साथ लिए जाने के लिए, मतलब ऐसा कवि को लग रहा है कि बगुलों ने जो है उसके हृदय को मोह लिया है, उसकी आंखों को चुरा लिया है, मतलब उसकी आंखें जो है उस बगुलों की पंक्ति से जो है हटने का नाम नहीं ले रही है। ठीक, फिर जो है आसमान के काले बादलों के बीच सफेद बगुलों की पंख, यानी कि जो उनके पंखों की छटा है वो उज्जवल परछाई के समान प्रतीत होती है, यानी कि सफेद परछाई के समान जो है वो काले बादलों के सामने उड़ते हुए जो बगुले हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सफेद परछाई जो है आसमान में उड़ रही है। ठीक है बेटा, मानो की संध्या की आलोकमयी शरीर यष्टि ही आकाश में तैर रही है। यह दृश्यवली कवि को जो है अपने आकर्षण में बांध रही है। ठीक, इसलिए वह बगुलों की पंक्ति पर अपनी आंखों को चुरा ले जाने का आरोप लगा रहा है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है कि कवि कह रहा है कि यदि कोई इन पंक्तियों को आकाश में रोक लेगा तो थोड़ी देर और उसके सौंदर्य रस का अपनी आंखों से पान करके शायद वह कुछ तृप्ति प्राप्त कर सकेगा। यानी कि जब आसमान में बगुलों की पंक्ति को उठते हुए देख रहा है संध्या के समय, आसमान में काले बादलों के नीचे जब बगुले, सफेद बगुलों की पंक्ति उड़ रही है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में सफेद परछाई हो, सफेद परछाई यानी कि जो संध्या का एक रूप हो, और कवि कह रहा है कि इन बगुलों की पंक्तियों ने जो है उसकी आंखों को चुरा लिया है, यानी कि उसके मन को मोह लिया है, उसको जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसलिए जो है कवि उसको टकटकी लगाकर जो है लगातार बिना पल के झपकाए उसको देख रहा है। ठीक, तो इसका ये हो गया है बेटा। फिर इस समय बात आती है यहाँ पे कि आंखें चुराने
वाली बात है कि आंखें चुरा लेते हैं। तो आंखें चुराने का मतलब है कि पूरी तरह से कवि को उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कवि जो है कजरारे काले बादलों की काली घटा के बीच शाम के समय जो है उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति को, की छटा को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके उन पे मुग्ध है। ठीक, और आकाश में जो है काले बादलों की घटा छाई हुई है और उसके मध्य उड़ते हुए बगुलों की श्वेत पंक्ति ऐसी लगती है कि जैसे शाम की सफेद काया सफेद हो सजीव होकर आसमान में तैर रही हो। यानी कि बगुलों की पंक्ति की तुलना जो है उसने शाम को, शाम की काया, काया मीन शरीर, यानी कि मानवीकरण उन्होंने संध्या का किया है कि संध्या का शरीर, यानी जैसे हम बोलते हैं प्रभात, प्रभात होता है ना, प्रभात बेला, यानी कि सुबह का समय, तो उसको एक मनुष्य के रूप में दिखाया कि बगुलों को जो है ये बोला गया कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि संध्या का शरीर आसमान में तैर रहा है। ठीक है बेटा।